ठीक है, आई एम ऑडिबल हो रहा है? ठीक है बेटा, देखो स्टार्ट कर रहा हूँ। तो हाँ फ्रेंड्स, तो ऐसा है कि मैं आज आईआईटी पास्ट 10 इयर्स न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन करने जा रहा हूँ। इसके पहले मैंने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको पहले दे दिए हैं, वीडियो भी बना के दे दिए हैं, और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बढ़िया से मैंने इसको इस चीज़ों कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है ना, आप एग्रीड है? हाँ बोलते जाइए। यस सर। तो एग्रीड है तो ठीक है। तो अब सारी बातें हो गई हैं। अब देखिए, मैं आपको आज से आईआईटी में जितने क्वेश्चंस आए हैं मेंस एडवांस में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के, उसको एक बार मैं डील करने जा रहा हूँ। हालांकि ऐसा मत समझिए कि आप पास्ट 10 ईयर्स लगा के ही आपका काम चल जाएगा, आपको लगाना बहुत कुछ है, ठीक है ना, और लगाया जाएगा। लेकिन पास्ट 10 ईयर्स लगा के एक बार मैं एक दो टॉपिक से आपको एक नेचर दे रहा हूँ कि एग्जाम का नेचर क्या है। मैं ये आपको बस कम्युनिकेट करना चाहता हूँ कि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो बेसिक कंसेप्ट से बाहर होता है, ठीक है ना। सब एकदम आपकी जो एनसीईआरटी में बेसिक दिया है, बेसिक बुक्स में जो बताया जाता है उसी से आपके सारे क्वेश्चन बनाए, ठीक है ना। तो एक काम करिए कि आप क्वेश्चन पढ़ना शुरू करिए और मैं उनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पढ़िए पहला क्वेश्चन। A long horizontal rod has a bead which can slide along its length and initially placed at distance L from one end A of the rod. The rod is set in angular motion about A with constant angular acceleration alpha. If the coefficient of the friction between the rod and the bead is U and gravity is neglected, then the time after which the bead starts slipping is, ठीक है ना, क्या नेगलेक्टेड है? ग्रेविटी नेगलेक्टेड है। yes sir, ग्रेविटी को नेगलेक्ट कर दिया। yes sir, तो सबसे पहले खूब इत्मीनान से देखिए, ये आईआईटी पास 10 इयर्स का क्वेश्चन है। खूब बढ़िया से इस क्वेश्चन के नेचर को, क्या दिया है, क्या पूछ रहा है, उसको एनालाइज करिए, ठीक है ना। और ये देखिए कि क्या आपको कुछ और पढ़ना है या जो आप पढ़ें उसी को अच्छे ढंग से अप्लाई करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि एक लॉन्ग रॉड है, देखिए एक बहुत बड़ा रॉड है, बहुत बड़ा रॉड है। मान लीजिए ये रॉड है, लॉन्ग मतलब बहुत बड़ा, ठीक है ना, खूब बहुत बड़ा रॉड है। उससे एल लेंथ दूरी पर एक बीड है, एक छोटी सी बीड है, ठीक है ना। ये बीड जो है इस रॉड के लेंथ में आगे पीछे हो सकती है। जैसे एक बहुत बड़ा सा रॉड है और उससे एल लेंथ दूरी पर, जहां से रॉड स्टार्ट हो रहा है उससे एल लेंथ दूरी पे एक छोटी सी बीड है, और ये बीड रॉड के लेंथ के अलोंग आगे पीछे हो सकती है। यही पहला पार्ट है, जैसा आपने बताया। इतनी बात समझ में आना? yes sir, पहले क्वेश्चन को समझ लिया कीजिए कि क्या दिया है, क्या पूछ रहा है, और फिर कैसे उसको अप्लाई कर लेंगे। देखते रहिएगा वो टेढ़ा ना हो, है ना। तो उसके बाद फिर कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए अब मैं आपको बताऊं कि इस केस में कह रहा है कि आप ग्रेविटी को निगलेक्ट करेंगे, यानी ग्रेविटी को नहीं आप कंसीडर करके नहीं चलेंगे, ठीक है। फिर कह रहा है कि इस रॉड को पॉइंट ए से जहां से एल दूरी पर वो बीड रखी हुई है, हम सर्कुलर मोशन में ऐसे रिवॉल्व कर देते हैं, yes है ना, sir, स्टार्ट कर देते हैं, रिवॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं, और इनिशियल एंगुलर स्पीड रखते हैं अल्फा, ठीक है ना। ध्यान से देखिए क्वेश्चन में, इनिशियल एंगुलर स्पीड, जो एंगुलर स्पीड उसको देते हैं, वो एंगुलर एक्सेलरेशन देते हैं, वो अल्फा देते हैं। Yes, तो पूछ रहा है, इसको ध्यान दीजिए, कितने समय बाद ये बीड स्लिप कर जाएगी। क्वेश्चन को खूब बढ़िया से देखिए, ये पूछ रहा है कितने समय के बाद ये बीड यहाँ से स्लिप कर जाएगी। तो स्लिप कब करेंगे? आप ये जानते हैं कि कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर मोशन में मूव करती है तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है। Yes, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है तभी वो सर्कुलर मोशन में मूव करती है, ठीक है ना। और इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा? इस केस में बीड कोई इससे रॉड से बधी तो है नहीं कि नॉर्मल मिल देगा, या बीड पे कोई और फोर्स तो लग नहीं रहा है। बीड पे केवल एक पॉसिबल फोर्स लग रहा है, वो है फ्रिक्शन का फोर्स। वही फ्रिक्शन का फोर्स इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स देगा, ठीक है ना। yes sir, अब एक बात और भी है कि फ्रिक्शन की एक लिमिटिंग वैल्यू है, एक मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स नहीं दे सकता है, सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं दे सकता है, ठीक है ना। तो उससे ज्यादा जब ओमेगा हो जाएगा तब ये बीड स्लिप कर जाएगी, कॉन्सेप्ट ये है। अगर उससे ज्यादा ओमेगा हो गया तब ये बीड स्लिप कर जाएगी। जो मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन जो दे सकती है बीड, जो दे सकता है, वो उससे ज्यादा हो गया तो स्लिप कर जाएगा। तो अब देखिए मैं इसको बातों को अप्लाई कर रहा हूँ। जब ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, देखिए ध्यान से देखिए, इधर उधर टेंशन में डाइवर्ट करिए, बढ़िया से देखिए। आईटी स्टार्ट कर रहा हूँ, बढ़िया देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, कोई खास कठिन नहीं होते हैं। आप शुरू में 2-4-10 बार उसको करेंगे तो एकदम क्लियर होना शुरू हो जाता है। देखिए ऐसा है कि ये एक लॉन्ग रॉड है, ठीक है ना। इस एंड से एल दूरी पे एक बीड है, बीड इससे बधी हुई नहीं है, केवल इस पे रखी हुई है। इस रॉड को एल
एक्सेलरेशन से हमने घुमाना शुरू किया, तो अगर एल एक्सेलरेशन से घुमा रहे हैं तो ये जो बीड इससे एल दूरी पर है, अगर अल्फा एक्सेलरेशन से घुमा रहे हैं तो उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, एल इंटू अल्फा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होगा उसका एल इंटू अल्फा होगा, ठीक है ना। यस सर। ये अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन से घुमा रहा है तो लीनियर एक्सेलरेशन क्या होगा, एल इंटू अल्फा, ठीक। अब ये एल इंटू अल्फा ही नॉर्मल देगा, एल इंटू अल्फा ही जो है उसको नॉर्मल देगा, ठीक है ना। ऐसे बीड जब मान लीजिए कि ये अल्फा से घूम रहा है, ऐसे अल्फा से घूम रहा है तो एल इंटू अल्फा ही इसको नॉर्मल देगा, ठीक। तो नॉर्मल इंटू म्यू, ये क्या हो जाएगा आपका, नॉर्मल इंटू म्यू क्या हो जाएगा आपका, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है ना। म्यू इंटू एन फ्रिक्शन फोर्स होता है, और यही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देगा, यही क्या देगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और उसकी वैल्यू क्या होगी, बोलिए, वो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा एम आर ओमेगा स्क्वायर और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा आर ओमेगा स्क्वायर। बात समझ? यस सर। तो मैक्सिमम ये फ्रिक्शन फोर्स कितना सेंट्रीपिटल फोर्स दे सकता है, एल अल्फा म्यू, इतना मैक्सिमम दे सकता है। तो मैक्सिमम ओमेगा की वैल्यू क्या हो सकती है, इतनी हो सकती है, इससे ज्यादा होगी तो स्लिप कर जाएगा। तो पहले हम मैक्सिमम ओमेगा की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर उसके करस्पॉन्डिंग हम टाइम निकाल लेंगे, ठीक है ना। वो ओमेगा की वैल्यू अल्फा एक्सेलरेशन से कितना देर में होगी ये हम निकाल लेंगे, ओमेगा बराबर ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी से हम टाइम निकाल लेंगे। इस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो अब आप देखिए इसमें हमने पुट किया, क्या कहते हैं, जैसे ये है तो ओमेगा की वैल्यू निकाल लिया, ओमेगा मैक्सिमम कितना पॉसिबल है, तो म्यू एल अल्फा बाई आर, ये मैक्सिमम ओमेगा पॉसिबल है, अंडर रूट म्यू एल अल्फा बाई आर, अंडर रूट म्यू एल अल्फा बाई आर, ये मैक्सिमम ओमेगा पॉसिबल है, ठीक है ना। अब ये ओमेगा कितने समय में आएगा वो समय निकाल लीजिए, तो कितने समय में आएगा, अंडर रूट म्यू एल अल्फा बाई आर इज इक्वल टू ओमेगा 0, ओमेगा 0 तो 0 है क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट किया है, हाँ रेस्ट से स्टार्ट किया है, प्लस अल्फा इंटू टी। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो टी की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट म्यू एल बाई आर अल्फा इंटू 1 बाई अल्फा, ठीक है ना, इंटू 1 बाई अल्फा। तो ये अल्फा इससे कट जाएगा तो यहाँ रूट रहेगा, तो ये आ जाएगा अंडर रूट म्यू एल बाई आर अल्फा। आंसर चेक करिए, अंडर रूट म्यू एल बाई आर। इतने टाइम के बाद वो क्या करेगा, ये कोई मत, ये आर नहीं, यहाँ पे एल है, जैसे ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एल एम आर ओमेगा स्क्वायर है ना, तो इस केस में आर क्या है, एल है, तो आर की जगह जब एल पुट करेंगे तो ये कट जाएगा अंडर रूट म्यू बाई अल्फा, ये आपका आंसर है। यस सर, अंडर रूट म्यू बाई अल्फा आ गया ना। तो देखिए ये क्वेश्चन कोई खास क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा आराम से बात को समझिए, और क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या पूछ रहा है, इसको पहले डायग्नोस करिए, ठीक है ना। और बेसिक फोर्सेस क्या कैसे कैसे लग रहे हैं वहां पे ध्यान रखिए, आपके प्रॉब्लम लग जाएगा, ठीक है ना। चाहे जेई का हो चाहे कहीं का भी हो, कोई क्वेश्चन प्रूफ नहीं है। शुरू में आप थोड़ा सा, आप लोग इसके स्टार्टिंग कर रहे हैं तो थोड़ा सा शुरुआत में आपको हैंडल करने में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन मैं फिर से समझा रहा हूँ, ये एक रॉड है जिसकी लेंथ बहुत ज्यादा है, ये एक रॉड है जिसकी लेंथ बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। इससे एल दूरी पर एक बीड रखी हुई है। फिर से क्वेश्चन समझिए, एक रॉड है जिसकी लेंथ बहुत ज्यादा है, इस रॉड से एल दूरी पर एक बीड रखी हुई है, बीड इस पे बंधी हुई नहीं है, केवल रखी हुई है, ठीक है ना। उसके बाद इस रॉड को अल्फा एक्सेलरेशन से हम घुमाना शुरू करते हैं, इस रॉड को अल्फा एक्सेलरेशन से हम घुमाना शुरू करते हैं, बात समझ आ रही है। तो ये पूछ रहा है कि कितने समय के बाद ये बीड स्लिप कर जाएगी, ये क्वेश्चन है। क्या दिया है, क्या पूछ रहा है, एकदम क्लियर है। यस सर। क्या दिया है, क्या पूरा, अब अपनी बेसिस को अप्लाई करिए। आप देखेंगे कि इस बीड को अगर ये सर्कुलर पाथ पे ऐसे से घूम रहा है, भाई अगर ये रॉड ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है तो ये बीड सर्कुलर पाथ पे घूम रही है, तो सर्कुलर पाथ पे घूम रही है तो कोई ना कोई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इसको मिल रहा है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहाँ से मिल रहा है, बीड अगर बंधी होती तो नॉर्मल फोर्स उसे देगा, लेकिन बीड बंधी नहीं, केवल रखी हुई है, तो वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो दे रहा है फ्रिक्शन दे रहा है। अब फ्रिक्शन की एक लिमिटिंग वैल्यू है, एक इससे ज्यादा वो नहीं दे सकता है, ठीक है ना। तो वो लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी, नॉर्मल इनटू म्यू। यस सर। तो अगर ये अल्फा से रोटेट कर रहा है तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो अल्फा इंटू एल होगा, एल दूरी पे है, एल दूरी पे है। अगर अल्फा से रॉड, अल्फा एक्सेलरेशन से रॉड घूम रही है तो एल दूरी पे रखा हुआ तो अल्फा इंटू एल, ये इसका क्या कहते हैं, ये इसका ये एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, वो लीनियर एक्सेलरेशन हो जाएगा बीड का। यस सर। तो लीनियर एक्सेलरेशन इनटू मास,
लीनियर एक्सेलरेशन इनटू मास, ये इतना नॉर्मल लगेगा, ठीक है ना। Yes, sir. तो म्यू इनटू एन जो आपका लगेगा वो क्या लगेगा, वो क्या कहते हैं, म्यू इनटू एन आपका लगेगा क्या नाम है, मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। Yes, sir. तो मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर, ठीक है ना। एमएम पहले से एमएम यहाँ लिखना चाहिए था और लिख कर इसको काट देना चाहिए था, मैंने सीधे ऐसे लिख दिया, ऐसे हो जाएगा। तो मैक्सिमम ओमेगा जो पॉसिबल है वो इतना हो गया, जो मैक्सिमम ओमेगा पॉसिबल है कि इससे तेज ओमेगा से वो नहीं कर सकता है, क्योंकि इससे ज्यादा बाय फ्रिक्शन फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है, तो उससे ज्यादा दे नहीं सकता। तो मैक्सिमम ओमेगा ये पॉसिबल है। तो ये मैक्सिमम ओमेगा कितने समय में निकलेगा, वो ओमेगा बराबर ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी से आप निकाल लेंगे, टाइम आपका ये आ जाएगा, आंसर आपका मिल गया, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, ठीक है ना। पहला सवाल थोड़ा आराम से हम लोग चले, अब थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए फटाफट, और आईटी के क्वेश्चन को खूब बढ़िया समझिए और पास्ट 10 ईयर से क्वेश्चन को खूब बढ़िया से एनालाइज करिए, पहले एग्जाम के नेचर को समझिए और फिर इसके अलावा भी बहुत से सवाल लगाए जाएंगे, तब कुछ उम्मीद करिए। नेक्स्ट पढ़िए। An insect crawl up a hemispherical surface very slowly. देखिए एक हेमिस्फेरिकल सरफेस है, खूब बढ़िया सवाल समझिए, एक हेमिस्फेरिकल सरफेस है, ये हेमिस्फेरिकल सरफेस है, ठीक है। The coefficient of friction between the insect and the surface is 1/3. कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द इंसेक्ट एंड द सरफेस इज 1/3। If the line joining the center of the hemispherical surface to the insect make an angle alpha with the vertical, the maximum possible value of alpha is. अच्छा, अल्फा मैक्सिमम की कितनी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू अल्फा की, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। Yes sir. तो खूब नॉलेज इसको देखिए, क्वेश्चन को, क्वेश्चन के नेचर को समझिए, क्या दिया है, क्या पूछ रहा है, ये देखिए। देखिए नीट और जेईई मेंस तक तो मतलब सीधे करीब करीब सीधा पूछा जाता है, लेकिन एडवांस में थोड़ा सा है ना दाएं बाएं करता है, तो उसको आप ऐसा नहीं होता है कि उसके लिए कुछ और पढ़ना है, बस उसी चीज को आपको कई तरह के क्वेश्चंस लगाना है, यही बस होता है ना। Yes, तो इधर गौर से पहले क्वेश्चन को समझिए क्या है, एक कीड़ा है, एक इंसेक्ट है, Yes sir. एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, हेमिस्फेरिकल बाउल फ्रिक्शनलेस है कि फ्रिक्शन है उसके ऊपर, देखिए पढ़िए पढ़िए क्वेश्चन पढ़िए। So insect crawl up hemispherical surface very slowly. हाँ, The एक coefficient, हेमिस्फेरिकल सरफेस वेरी स्लोली, हाँ the coefficient of friction between the insect हाँ and फ्रिक्शन है इसका मतलब, Yes, हाँ sir. हाँ ठीक, between the insect and surface is 1/3. हाँ ठीक है, If the line joining the center of hemispherical surface हाँ to the insects हाँ. make an angle alpha हाँ. with the vertical maximum possible value of alpha is. अच्छा अब चुप रहिए। अब देखिए आगे क्वेश्चन में दे रहा है कि हेमिस्फेरिकल सरफेस है, हेमिस्फेरिकल का मतलब है, ठीक है ना, जितना भी समझ में आ रहा है अभी समझिए। आज शुरुआत कर रहे हैं जेईई का सवाल लगाना, आप जब 10-20 सेटिंग मारेंगे तब चीजें एकदम दिमाग में खुलना शुरू हो जाएंगी, ठीक है ना। बेसिक्स को रिवाइज करके आइए, यहाँ बैठिए, ठीक है। तो देखिए एक हेमिस्फेरिकल सरफेस है, खूब बढ़िया से देखिए, हेमिस्फेरिकल मतलब स्फीयर का आधा। इस हेमिस्फेरिकल सरफेस में इस पॉइंट से एक कीड़ा, एक इंसेक्ट चढ़ना शुरू करता है, इधर चढ़ना शुरू करता है इधर, ठीक है ना। जो लाइन इंसेक्ट को ज्वाइन करती है वो वर्टिकल से वो अल्फा एंगल बनाती है, ठीक है ना। तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू अल्फा की कितनी है, मतलब कितनी दूर तक इंसेक्ट जा सकता है और उसके बाद वो स्लिप कर जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जा पाएगा, ठीक है ना। Yes, sir. और इंसेक्ट और इस बाउल का जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो म्यू है 1/3। तो बहुत 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 इजी है, इसको आप बस क्या करिए, फोर्सेस को बैलेंस कर दिए। ध्यान से देखिए, अगर इंसेक्ट यहाँ पे है, देखिए अगर इंसेक्ट यहाँ पे है, ठीक है ना, तो इसका एक्टिविटी ड्रॉ करिए, इंसेक्ट के ऊपर एक फोर्स mg नीचे लगेगा, नीचे लगेगा ना, बोलिए। Yes, sir. और अगर इसको आप ऐसे कर देंगे आगे की ओर और ये एंगल अल्फा है, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, Alpha. अल्फा, Yes sir. ठीक है ना। हाँ. ये भी अल्फा हो जाएगा और ये एंगल अल्फा, जो भी एंगल अल्फा हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल, Yes, sir. क्योंकि ये भी वर्टिकल है, ये भी वर्टिकल है, पैरेलल है। तो अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा है। यहाँ तक की बात क्लियर Yes है। sir. अब देखिए इस mg को रिजॉल्व करिए दो कंपोनेंट में। एक कंपोनेंट हो गया mg cos थीटा, mg cos अल्फा जो इधर की ओर होगा, ठीक है ना, और दूसरा कंपोनेंट होगा mg sin अल्फा जो इधर की ओर होगा। एक कंपोनेंट हो जाएगा mg cos अल्फा जो इधर की ओर होगा और दूसरा कंपोनेंट होगा mg sin अल्फा जो इधर की होगा। ठीक से बैठिए, Yes sir. अलर्ट होकर बैठिए, इत्मीनान से बैठिए, ठीक है ना। ये आपका है mg cos अल्फा, ये हो जाएगा mg sin अल्फा। एक बात का आप ध्यान दीजिए कि ये mg sin अल्फा ही इसको इधर की ओर सरकाना चाहेगा। mg sin अल्फा क्या करेगा, इसे बाउल है, बाउल पे इंसेक्ट जब ऐसे से चलेगा ऊपर की ओर, तो ये mg sin अल्फा जैसे जैसे अल्फा बढ़ता रहेगा, mg sin अल्फा बढ़ता रहेगा, जैसे जैसे अल्फा बढ़ता रहेगा mg sin अल्फा बढ़ता रहेगा। यही mg sin अल्फा इसको इंसेक्ट को इधर की ओर सरकाने के लिए फोर्स लगाएगा। Yes, sir. ठीक है ना।
अब देखिए इसको अपोज कौन सा फोर्स करेगा? फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ तक अपोज कर पाएगा? अपनी लिमिटिंग वैल्यू तक, उससे ज्यादा तो नहीं कर पाएगा, अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक वो अपोज कर पाएगा। यस सर। और एक बात और भी है कि जैसे जैसे आप गौर से क्वेश्चन को देखिए, जैसे जैसे इस अल्फा की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे mg sin अल्फा बढ़ रहा है, यानी खिसकाने वाला फोर्स बढ़ रहा है और फ्रिक्शन घट रहा है, क्योंकि फ्रिक्शन जो होगा म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन होगा। और इस केस में नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा भाई? इस डायरेक्शन में तो कोई मोशन हो नहीं रहा है, इस डायरेक्शन में तो इंसेक्ट का कोई मोशन हो नहीं रहा है, तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा? mg cos अल्फा। तो mg cos अल्फा लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगी? म्यू mg cos अल्फा। म्यू mg cos अल्फा होगा। यस सर। और जैसे जैसे अल्फा बढ़ रहा है तो आप जानते हैं अल्फा एंगल जब बढ़ता है तो साइन अल्फा कम होता है और cos अल्फा बढ़ता है। नहीं, उल्टा है, उल्टा है सर। उल्टा है। जैसे जैसे अल्फा बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है? साइन अल्फा बढ़ता है और cos अल्फा कम होता है। यस सर। बात समझ में? यस सर। तो अब cos अल्फा कम होता जाएगा तो इसका मतलब है कि जो फोर्स इसको इधर की ऐसे इंसेक्ट को रुका रहता, फ्रिक्शन फोर्स, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स, वो कम होता जाएगा और ये बढ़ता जाएगा। यस सर। क्वेश्चन के आंसर को समझिए। जैसे जैसे इंसेक्ट यहाँ से यहाँ आएगा तो जो फ्रिक्शन फोर्स है जो इसको रुका रहेगा वो बढ़ता जाएगा, और जो फोर्स ड्रैग कर रहा है उसको यहाँ पे लाने के लिए वो बढ़ता जाएगा। ये बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है ना? तो अब आप मान लीजिए मैक्सिमम अल्फा है जहां तक वो जा सकता है, तो अल्फा के केस में लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स को इसके बराबर कर दिए, आपका आंसर आ गया। बेसिक समझ गया? यस सर। देखिए क्वेश्चन के नेचर को समझिए, और कभी ये मत सोचिए कि आईटी का सवाल है तो नीट का सवाल है तो एम्स का सवाल है तो भाई किताब का सवाल है। हमेशा ये सोचिए कि आपको बेसिक्स अच्छे से आते हैं कि नहीं, और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, धीरे धीरे चीजें बहुत तेजी से चलने लगती हैं। ठीक है ना? यस सर। फिर से मैं इस क्वेश्चन को समझा रहा हूँ तो बढ़िया से समझिए, 2 4 5 ही समझिए, लेकिन एकदम क्लैरिटी से समझिए। ठीक है ना? यस सर। अगर आप तेज नहीं चल पाएंगे तो हमारे तेज भागने से कोई फायदा नहीं। ठीक है? देखिए क्वेश्चन क्या है, फिर से देखिए। ये एक हेमिस्फेरिकल बाउल है। क्या है? इधर देखो बेटा, हेमिस्फेरिकल बाउल है। यहाँ में एक इंसेक्ट रखा हुआ है, इंसेक्ट रखा हुआ है, मेरी बात समझे? यस सर। जरा उसको किताब को पैर से ऊपर हटाइए, यहाँ रखिए, चलिए, है ना? यहाँ भी गलत है, ठीक से देखिए, है ना? देखिए ये एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, बात समझ में आई? इस हेमिस्फेरिकल बाउल में एक इंसेक्ट यहाँ पे रखा हुआ था। खूब बढ़िया से क्वेश्चन को समझिए। ये इंसेक्ट क्या कर रहा है? धीरे 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 क्रॉल कर रहा है। यस सर। तो जैसे जैसे वो ऊपर जाता जा रहा है, इंसेक्ट को और इस पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो वर्टिकल से, वर्टिकल तो ये है, Yes, sir. वर्टिकल तो ये है, इंसेक्ट को और इस पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन वर्टिकल से अल्फा एंगल बनाती है। Yes, ऐसा sir. कहा हुआ है। और ये भी कहा है कि इंसेक्ट और इस बाउल के बीच जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू म्यू है 1/3, वो आपको दिया हुआ है Yes, sir. क्वेश्चन। ठीक है ना? फिर कहता है कि मैक्सिमम ये कितना ऊपर जा सकता है। तो आप क्वेश्चन को गौर से देखिए, जैसे जैसे वो ऊपर जाएगा उसके ऊपर कौन सा फोर्स ऐसा है जो उसको नीचे की ओर खींच रहा है? mg sin अल्फा। और कौन सा ऐसा फोर्स है जिसको प्रिवेंट कर रहा है नीचे आने से? फ्रिक्शन। Yes, sir. और फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू क्या है? 1/3 म्यू इनटू mg cos अल्फा, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई हो नहीं रहा है, कोई मोशन हो नहीं रहा है, इसलिए नॉर्मल डायरेक्शन mg cos अल्फा के बराबर होगा। तो लिमिटिंग वैल्यू म्यू mg cos अल्फा हो जाएगा। ठीक है ना? तो इससे ज्यादा तो उसका रेडिस्टिव फोर्स है नहीं। Yes, जिस sir. समय mg sin अल्फा म्यू mg cos अल्फा के जस्ट बराबर हो जाएगा, उसके बाद जैसे ही इंसेक्ट चलेगा स्लिप हो जाएगा। यस सर। तो मैक्सिमम वैल्यू अल्फा की ऐसी आ जाएगी। कॉन्सेप्ट समझ गए? यस सर। अब हम अप्लाई कर दे रहे हैं, अप्लाई कर दे रहे हैं। देखिए 2 स्टेप के आईआईटी क्वेश्चन 2 स्टेप के होते हैं। मैं आपसे बताऊं, सबसे आसान है आईआईटी क्वेश्चन करना। बैठ आराम से बैठिए, नीट के भी नहीं, आईआईटी बहुत 1-2 स्टेप में हो जाते हैं। बढ़िया से आप उसको समझ जाइए बस, है ना? यस सर। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूं, mg sin अल्फा को आप कर दीजिए म्यू mg cos अल्फा। mg sin अल्फा को आप बराबर कर दीजिए म्यू mg cos अल्फा के, इससे अल्फा की वैल्यू निकल जाएगी। तो mg कैंसिल कर जाएगा ना बेटा? यस तो सर। इस तरीके से आ जाएगा tan अल्फा इज इक्वल टू म्यू, tan अल्फा बराबर म्यू, और म्यू की वैल्यू कितनी है? 1/3। क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया ना म्यू की वैल्यू 1/3 बोलो भाई। यस सर। तो इस तरीके से मैक्सिमम वैल्यू अल्फा की हो जाएगी tan इनवर्स 1/3। आंसर मिलाइए। Cosec alpha is equal to 3. हैं? So cosec alpha is equal to 3. Answer. cosec अल्फा इज इक्वल टू 3. 3। cosec अल्फा इज इक्वल टू 3। दोनों बात क्या पता एक ही है, हम करके देखते हैं। Yes, sir. cosec अल्फा 3 यानी कि sin अल्फा बराबर 1/3,
cosec अल्फा 3 दिया है तो sin अल्फा 1/3। Yes, sir. अरे ये cosec की cot अल्फा Cosec है सर, cosec है। cosec कैसे होगा? ये सर गलत दिया होगा। सही गलत कैसे देगा वो? वही। एक मिनट रुकिए, ये आपका mg sin अल्फा हुआ, रुक जाइए, Yes, sir. mg sin अल्फा इधर क्यों जा रहा है? mg sin अल्फा इज इक्वल टू म्यू mg cos अल्फा, इन्हें लगेगा Yes, sir. मैक्सिमम अल्फा, तो mg कट गया और sin अल्फा बाई cos अल्फा tan अल्फा बराबर म्यू, tan अल्फा बराबर म्यू, तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/3, वही आंसर होगा यार, Yes, sir, yes, sir. हैं? cot होगा, Cot होगा। cot alpha equal to 3. 3, cot to 3. हाँ तो cot, वही तो बात है, सही आंसर सही देखो ना। Yes, sir. देखो अब ये tan अल्फा बराबर 1/3 आ रहा है तो cot अल्फा बराबर 3, पहले आप Yes, sir. अलर्ट रहिए यार, Yes, sir. तो सही से उसमें वहाँ पेंसिल रख लीजिए जहाँ पे आंसर दिया हुआ है, उसी का पेंसिल रखिए पहले, और फट से उसको देखिए, वही तो हम कह रहे हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन है, tan अल्फा बराबर 1/3 तो cot अल्फा बराबर कितना हो जाएगा? cot अल्फा बराबर कितना हो जाएगा? 3, तो आंसर आ गया आपका। Yes, sir. अब नेक्स्ट पढ़िए, फट से फटाक से पढ़िए, तो उल्टा फट से उठो यार, फटाफट एकदम जोड़ के आइए, पढ़िए तीसरा क्वेश्चन, तो वो नहीं पाएगा So सारा what क्वेश्चन। is the maximum value of the force F such that the block shown in figure does not move? व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Force F such that the block shown in figure does not move. डज नॉट मूव? ठीक है भाई, हम जरा देख लें इसको, दी हमको क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, जैसे मान लीजिए व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फोर्स F, ये आपका एक ब्लॉक है, ठीक है ना, इधर देखिए, इधर Yes, sir. देखिए, अलर्ट देइए, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फोर्स F, फोर्स F की क्या मैक्सिमम वैल्यू हो, ऐसे फोर्स लग रहा है, ऐसे फोर्स लग रहा है 60 डिग्री एंगल पे, ऐसे फोर्स लग रहा है 60 डिग्री एंगल पे, ठीक है ना, Yes, sir. ऐसे फोर्स लग रहा है 60 डिग्री एंगल पे, और म्यू की वैल्यू दी है, म्यू की वैल्यू दी है √3 kg, मास है √3 kg, मास जो इसका है √3 kg है, मास कितना है √3 kg, और म्यू की वैल्यू 1/2 √3 है, म्यू की वैल्यू 1/2 √3 है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, और ये फोर्स ऐसे लग रहा है 60 डिग्री एंगल पर, तो पूछ रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फोर्स F such that the block shown in the figure does not move, तो पकड़िए, Yes, sir. बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन के नेचर को बढ़िया समझिए पहले, देखिए 2 ही 4 5 है सवाल करिए आईटी के, Yes, sir. ठीक है ना, जब आपको स्कूल में बढ़िया से प्रैक्टिस नहीं कराया गया है तो सब हम इकाई नहीं ना कर पाएंगे, Yes, sir. आप 2 ही 4 5 सवाल की बढ़िया से प्रैक्टिस करिए, लेकिन एकदम अंडरस्टैंड करके करिए, तब स्पीड बढ़ेगी, Yes, है ना, हमको करना है हम तो फटाफट कर ही लेंगे, लेकिन आप क्या सीखते हैं इम्पोर्टेंट ये है, Yes, sir. इधर देखिए, पहले जितने मैं करा रहा हूँ सबको फेयर में करिए और रिवाइज करिएगा। Yes, sir. तो देखिए ऐसा है कि एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास है √3 kg, एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास है √3 kg, उसके ऊपर एक फोर्स F लगता है 60 डिग्री एंगल पे, क्वेश्चन को समझिए, Yes, sir. एक फोर्स F लगता है 60 डिग्री एंगल पर, और अगर इसका सरफेस का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 1/2 √3 है, अगर इस सरफेस और इस ब्लॉक का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 1/2 √3 है, तो आप ये बताइए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ F क्या हो, F मैक्स कितना हो कि ब्लॉक मूव ना करे, ये ना पूछ रहा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ F कितना हो कि ब्लॉक मूव ना करे, ये पूछ रहा है ना। Yes, sir. फिर से सवाल को समझिए, ये एक सरफेस है, इसके ऊपर एक मास रखा है जो है √3 kg, ठीक है ना, इस मास और इस सरफेस का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 1/2 √3 है, बात समझ आई, हमने Yes, sir. अब आप यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है 60 डिग्री एंगल पर, ठीक है ना, Yes. तो इस फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो कि ब्लॉक मूव ना करे, ये पूछ रहा है, तो आप कुछ मत करिए, ये जो फोर्स आपका है, इधर देखिए, ये जो फोर्स आपका 60 डिग्री पर लग रहा है, गौर से देखिए, ऐसे 60 डिग्री पर लग रहा है ना, ये फोर्स Yes, sir. 60 डिग्री पर, तो आप इस फोर्स को 2 कंपोनेंट में तोड़ दीजिए, अगर ये 60 है तो ये भी 60, वर्टिकली वॉइड एंगल्स, Yes, sir. वर्टिकली वॉइड एंगल्स हो गए ना, तो ये हो गया F cos 60 डिग्री और ये हो गया F sin 60 डिग्री, इतनी बात तो क्वाइट ऑब्वियस है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं Yes, है, sir. इतनी बात तो समझ में आ रही है। Yes, sir. तो इस फोर्स को हमने 2 पार्ट में तोड़ दिया, देखिए एकदम पूरा जोश Yes, sir. जुनून से बढ़िया से करिए, कमी आप लोग में नहीं है, इतने अच्छे स्कूल में पढ़ने के बाद जब आप अच्छे से नहीं बेसिक्स बताया तो सब कुछ तो हमको बताना पड़ेगा, पड़ ही रहा है,
ठीक है ना, लेकिन आप सीख जरूर जाएंगे। Yes, sir. बस एक ही शर्त है कि आपको सीखने की इच्छा होनी चाहिए और आपके अंदर एक विल पावर होना चाहिए, बस। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये फोर्स देखिए, फोर्स ऐसे लग रहा है 60 डिग्री एंगल पर, इसको दो कंपोनेंट में मैंने तोड़ दिया, एक F cos थीटा, एक F sin थीटा, ठीक है ना। Yes, sir. उसके बाद आप ये देखिए, ये F cos थीटा जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है, ये इस ब्लॉक को ऐसे खींचना चाहेगा। Yes, sir. पहले प्रश्न को समझिए, ये एक सरफेस है, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ, ब्लॉक का मास दिया है, इस ब्लॉक और इस सरफेस का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है, एक फोर्स 60 डिग्री एंगल पे लगता है, ये बता रहा है। बोल रहा है इस फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो कि ये ब्लॉक मूव ना करे। तो ये ब्लॉक मूव कब नहीं करेगा? जब नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स इस डायरेक्शन में बराबर नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स इस डायरेक्शन में, तभी तो मूव नहीं करेगा। Yes, sir. ये मूव नहीं करेगा। मूव कब नहीं करेगा? जब नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स इस डायरेक्शन में बराबर नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स इस डायरेक्शन में, तभी तो मूव नहीं करेगा। Yes, sir. क्लियर? तो पहले आप वही निकाल लीजिए। ये आपका फोर्स लग रहा है, तो इस फोर्स को दो कंपोनेंट में आपने तोड़ दिया। एक हो गया F cos 60 डिग्री, देखिए इधर। Yes, sir. एक हो गया F sin 60 डिग्री। अब आप गौर से देखिए, इस बॉडी पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं। एक फोर्स लग रहा है mg, जो नीचे की ओर है, उसका नॉर्मल ऊपर की ओर लग जा रहा है। एक फोर्स इस ब्लॉक के ऊपर mg नीचे लग रहा है, उसका नॉर्मल ऊपर की ओर लग जा रहा है। इस डायरेक्शन में कोई मोशन है नहीं, mg बराबर नॉर्मल। Yes, sir. अब इस डायरेक्शन में देखिए F cos 60 डिग्री लग रहा है। यही वो फोर्स है जो इस ब्लॉक को खींचना चाह रहा है। यही वो फोर्स है जो इस ब्लॉक को खींचना चाह रहा है। अब कौन सा फोर्स ऐसा है जो इस ब्लॉक को आगे जाने से रोक रहा है? वो फ्रिक्शन है। वो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे इधर लगेगा। Yes, sir. और उसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या हो सकती है? उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? म्यू इनटू नॉर्मल। Yes, sir. उसकी लिमिटिंग वैल्यू हो सकती है म्यू इनटू नॉर्मल। Yes, ठीक है sir. ना? अब इस केस में देखिए, एक तो mg फोर्स नीचे लग ही रहा है, साथ में F sin 60 डिग्री लग रहा है। गौर से देखिएगा, एक तो इस ब्लॉक पे mg फोर्स नीचे लग ही रहा है, साथ में ये F sin 60 डिग्री भी लग रहा है। तो इस ब्लॉक का नॉर्मल केवल mg नहीं होगा, mg प्लस F sin 60 डिग्री होगा। Yes, sir. बात समझ में? तो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स जो आपका निकल रहा है, उसी लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स को F cos 60 से इक्वेट कर दीजिए, आपका मैक्सिमम वैल्यू F आ जाएगा। Yes, sir. बेसिक कंसेप्ट समझ रहे हैं? Yes, sir. अगर एक बार में 100% नहीं भी समझते हैं, तो कम जितना भी समझ गए वहां से एकदम पॉजिटिव रहकर फिर से दोबारा उसको देखिए और चीजें आ जाएंगी। ठीक है ना? Yes, इसमें दोष कहीं से आप लोग का नहीं है, दोष आप जो पहले से आपने जहां जहां भी पढ़ा है, और रेजिडेंस में पढ़ने से थोड़ा होता है। ठीक है कि वहां पे 2 साल कर लिए, तो आपको बेसिक अच्छे से अगर बताया होता रगड़ के, तो चाहे आप एनसीईआरटी पढ़े होते तो बहुत होता। ठीक है ना? तो अब आप देखिए नेक्स्ट चीज देखिए, नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूं, अच्छे से देखिए, इसी को मैं बराबर कर रहा हूं F cos 60 डिग्री। F cos 60 डिग्री मतलब F sin 30 डिग्री। तो sin 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 हो गया। बात समझ में? और म्यू क्या है? 1/2√3। म्यू क्या है? 1/2। और म्यू इनटू नॉर्मल, मैंने इस केस में नॉर्मल क्या बताया? इस केस में नॉर्मल mg प्लस F sin 60 डिग्री होगा। कि भाई ये ब्लॉक है, F का एक कंपोनेंट F sin 60 डिग्री नीचे लग रहा है और दूसरा mg लग रहा है। ठीक है ना? और इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, देखिए इधर। Yes, sir. इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, तो नेट नॉर्मल कितना होगा? mg प्लस F sin 60 डिग्री। यही मैं कह रहा हूं। तो ये हो गया म्यू mg प्लस F sin 60 डिग्री। sin 60 डिग्री कितना होगा? sin 60 डिग्री कितना होगा बेटा? बोलो। √3/2। इसी दोनों को सॉल्व करके मास √3 दिया है। मास कितना दिया है? 1/2√3। इसको सॉल्व करिए, मास की वैल्यू √3 दिया है, तो √3 into g। g की वैल्यू कितना दिया? 10 की 9.8। 10. देखिए 10 दिया है, Yes, sir. तो g की वैल्यू 10 पुट कर दीजिए। उसके बाद f √3/2 ये कर दीजिए। ये हो गया f/2। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, आपकी f की वैल्यू आ जाएगी। इसमें कुछ नहीं करना है, बस को आप सॉल्व कर दीजिए। Yes, sir. तो हम सॉल्व कर देते हैं, रुक जाइए, हम सॉल्व कर देते हैं। दिस इंप्लाइज दैट f/2, ये √3 कट गया और ये हो गया 2 5 10, और फिर क्या हुआ? √3 कट गया और ये हो गया f/4। ठीक है ना? अब इस तरीके से जब f/4 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा f/2 से f/4 जाएगा, तो f/4 इधर आ जाएगा 5। दिस इंप्लाइज दैट फोर्स इज इक्वल टू 20 न्यूटन। Yes, sir. आंसर चेक करिए। सही है सर। सही है? Yes, sir. सब आंसर आएगा। सुनिए, सब आंसर आएगा, चाहे आईटी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे एडवांस, हर चीज आएगी। मैं आपको शुरुआत में ही बेसिक पढ़ाने के बाद लगा कि ये दिखाना चाहता हूँ कि बेसिक पढ़ने के बाद भी आपका दिमाग चलेगा क्वेश्चन पे। और जब मैं खूब ढेर सारे क्वेश्चन लगा दूंगा, तो ये सब चीजें हलवा तरह से लगेंगी। जैसे हलवा होता है ना, जैसे जिस तरह से हम लोग को लगता है क्वेश्चन देखा तुरंत आ जाता है, उस तरह का आप लोग
लेकिन अभी मैं शुरुआत में आपको नेचर दिखा रहा हूँ कि अगर आप बेसिक भी जानते हैं, भाई मैंने कोई बहुत प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस इस बैच में तो कराई नहीं है, Yes, sir. ये छोटे से बैच में मैंने कोई प्रॉब्लम की प्रैक्टिस ज़्यादा कराई नहीं है। Yes, sir. मैंने सीधे आपको बेसिक्स बनाया, बताया, कहा मेरा वीडियो देखिए Yes, और sir. सीधे मैं आपको इसका नेचर बता रहा हूँ, ठीक है ना? Yes, sir. और आपको ये समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा Yes, sir. है? ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अभी जब और हम लोग उसमें एडवांस करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना? जी सर। पर वो f को किससे मल्टीप्लाई किया है 1/2 क्या? देखो बेटा ऐसा है, f को रिजॉल्व कर लिए दो कंपोनेंट, हाँ, f का ये कंपोनेंट ब्लॉक को इधर खींच रहा है और f का जो ये कंपोनेंट है वो नॉर्मल को बढ़ा रहा है। mg प्लस ये बराबर नॉर्मल, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, ठीक है ना? और उसके बाद कब ये लिमिटिंग केस कब आएगा इसके मूवमेंट का? जब नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स इज इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। वही पुट करनी है आपकी वैल्यू 20 आ गई, ठीक है ना? अब घर पे एक बार और देखना, मेरी वीडियो को भी देखना। हम f into 1/2 क्या है? यहाँ पे बेटा जब मैंने पुट किया f cos 60 डिग्री, f cos 60 डिग्री f sin 30 f/2 हो गया, बस वैल्यू पुट करके उसको सॉल्व कर दिया, Yes, sir. ठीक है ना? और जब मेरे वीडियोस को इसके बाद भी देखिए, क्योंकि आप लोग का पुराना जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत ठीक नहीं है। वो ना ठीक होने का रीजन आप में कमी नहीं है, अब जो भी रीजन हो आपने उसको अब से आप चाहे तो इम्प्रूव कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करो, जब मैं कहूँगा एक बार वीडियो कट कर दो, आधे घंटा हो गया।